वेलकम बैक शिनोबी। आज हम लेकर आए हैं What if Naruto became evil to save the world का पार्ट 3। और यकीन मानो इस बार कहानी एक नए लेवल पर जाने वाली है। अगर ये पार्ट पसंद आए तो चैट में इविल नारुतो स्पैम करना मत भूलना और सुपर चैट भेजकर चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं आप सबके लिए और ज्यादा क्रेजी स्टोरीज ला सकूं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। ओरोचिमारू के मन में गहरी हलचल थी। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसने किसी इंसान को गलत समझा है। आखिर में उसने साफ कहा अब वो सास्के के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि नारुतो जैसी तूफानी ताकत आखिर किस दिशा में बहेगी। लेकिन नारुतो का पहला मकसद था ओरोचिमारू के दोनों हाथ वापस लाना और उसे फिर से उसकी छाई हुई शक्ति दिलाना। इसी दौरान नारुतो ने एक छिपे हुए जेत्सु को पकड़ लिया जो पास में सब कुछ चोरी छिपे सुन रहा था। इसके बाद वो दोनों पहुंचे उजुमाकी क्लैन के मास्क स्टोरेज टेंपल में। वहां दीवारों पर सजे सैकड़ों नकाबों के बीच ओरोचिमारू ने वो मुखौटा खोज लिया जिसका जिक्र सीक्रेट स्क्रॉल में था। वो मुस्कुराते हुए पूछ बैठा, तुम्हें कैसे पता चला कि डेड डेमन कंज्यूमिंग सील को खोलने की चाबी यही है? ये सुनकर कोनन थोड़ी घबरा गई। तभी नारुतो ने ओरोचिमारू को बताया कि वो असल में भविष्य से आया है। थोड़ी देर खामोशी के बाद नारुतो ने कहा, मैं खुद उजुमाकी क्लैन से हूँ, तो मुझे ये बातें पता होना अजीब नहीं। ये सुनकर कोनन ने राहत की सांस ली। आखिर ऐसी बड़ी बात हर किसी को बताना ठीक नहीं होता। ओरोचिमारू ने गहरी सांस ली और उस नकाब को अपने चेहरे पर पहन लिया। अचानक तेज चक्रा तूफान उठा। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने हाथों की आत्माओं को मुक्त कर दिया। साथ ही 4 और आत्माएं भी प्रकट हो गईं। नारुतो ने पकड़े गए जेत्सु का मुंह खोला और उसी पल ओरोचिमारू की असली आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। अब वह अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा चुका था। इस वक्त नारुतो ने सामने मौजूद 4 आत्माओं को देखा और गहरी सोच में डूब गया। अफसोस है अभी हम पिता पुत्र के मिलने का समय नहीं आया, वो मन में बोला। हेल रेल्म बैंगनी आग उठी और यमराज की विशाल मूर्ति का रूप ले लिया जिसने चारों होकागे की आत्माओं को अपने भीतर समा लिया। नारुतो ने धीरे से कहा, हमें मिलने का दिन अब ज्यादा दूर नहीं। पहले चरण का मिशन पूरा हो चुका था। अब उनकी अगली मंजिल थी आयरन कंट्री, जहाँ जल्द ही कागे मीटिंग होने वाली थी। उनका उद्देश्य था दांजो को उससे पहले पकड़ना और शिसुई की आंखें हासिल करना, इससे पहले कि ओबिटो और सास्के वहां पहुंचे। भविष्य से आया नारुतो अब तक ओरोचिमारू को अपने साथ मिला चुका था और अब अगला लक्ष्य था दांजो और शिसुई की आंखें, क्योंकि उसे चाहिए थी एक ऐसी आंख जो जेनजुत्सु में माहिर हो ताकि वो ओत्सुत्सुकी के अज्ञात ब्रह्मजुत्सु का सामना कर सके। इस बार उन्होंने तीनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। कोनन को बाहर टीम टाका को रोकने की जिम्मेदारी मिली, जबकि नारुतो और ओरोचिमारू समुराई का भेष धरकर मीटिंग हॉल में घुस गए। उधर कोनोहा में माहौल भड़क चुका था। लोग गुस्से में थे। हर तरफ से आवाजें उठ रही थीं कि उजुमाकी नारुतो ने गांव से गद्दारी की है। उसका घर तक जला दिया गया। काकाशी के नेतृत्व में तमाम शिनोबी उदासी और हैरानी में डूबे थे। साक्ष्यों के सामने कोई भी नारुतो का बचाव नहीं कर पा रहा था। सबसे ज्यादा रो रही थी साकुरा, क्योंकि नारुतो और सास्के के बिना टीम 7 अब टीम 7 नहीं रही। लेकिन सबसे गहरी चोट हिनाता के दिल पर थी। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मैं नारुतो कुन को ढूंढने जा रही हूँ। वो गांव नहीं छोड़ सकता, जरूर कोई मजबूरी होगी। दरअसल यही बात बाकी कोनोहा याफे के मन में भी थी। वो सब जानते थे कि वो जिद्दी और निडर लड़का नारुतो कभी अपने गांव से विश्वासघात नहीं कर सकता। आखिर में सबने तय किया उसे ढूंढना ही होगा और सच्चाई सामने लानी होगी। आयरन कंट्री के मीटिंग हॉल के बाहर कोनन ने टीम टाका का रास्ता रोक लिया। सास्के ने तलवार निकाली। आंखों में ठंडा सन्नाटा झलक रहा था, पर कोनन पीछे हटने वाली नहीं थी। सास्के ने तलवार के साथ तेजी से हमला किया, लेकिन जो कटा वो सिर्फ उसका पेपर क्लोन था। आसमान में उड़ते कागज के टुकड़ों के बीच कोनन फिर सामने प्रकट हुई। सास्के की बाईं आंख ने ऊपर की आकृति को पकड़ा। आमतेरास काले आग की लपटों ने कोनन के क्लोन को जलाया, लेकिन तभी और भी ज्यादा कोनन के पेपर क्लोन सामने आने लगे। यहाँ तक कि कारिन भी समझ नहीं पा रही थी कि असली कोनन कौन सा है। मीटिंग हॉल के अंदर मीफुने बीच में बैठा था। उसके पीछे खड़े 2 हथियारबंद समुराई असल में नारुतो और ओरोचिमारू ही थे, जो रूप बदलकर वहां पहुंचे थे। ओरोचिमारू को हैरानी हुई कि नारुतो को आयरन कंट्री के माहौल की इतनी जानकारी कैसे है। वो मुस्कुराया। भविष्य में नारुतो खुद अलाइड शिनोबी फोर्सेस का लीडर था और उसने कई बार इन बैठकों की अगुवाई की थी, तो यह जानना कोई हैरानी की बात नहीं थी। अब नारुतो के पास रिनेगन था, जिससे वो सिद्धांत रूप में मंगेक्यो शारिंगन के किसी भी जेनजुत्सु को झेल सकता था। लेकिन फिर भी उसने सावधानी बरतने का फैसला किया, क्योंकि कोटो अमात्सुकामी की शक्ति असीम थी। योजना साफ थी, दांजो के कोटो अमात्सुकामी को पहले ही थका देना ताकि लड़ाई के वक्त उसका असर खत्म हो चुका हो। इस समय दांजो अपने जुत्सु से मीफुने को नियंत्रित कर रहा था और खुद को अलायंस के कमांडर के रूप में सुझा रहा था। तभी आओ ने ब्याकुगन सक्रिय किया और दांजो की चाल सबके सामने उजागर कर दी। मीटिंग हॉल में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आओ ने तीखी नजर से पीछे की ओर देखा। तुम दोनों भी अपनी असली शक्ल दिखा ही दो। अब जब दांजो का जेनजुत्सु खत्म हो गया
तो नारुतो को छिपने की जरूरत नहीं थी। उसने रूप परिवर्तन जुत्सु हटाया और ओरोचिमारू के साथ सभी के सामने प्रकट हुआ। मिफुने ने बिना कुछ सोचे तलवार निकाली और सीधा वार किया। नारुतो ने भी अपनी ब्लेड निकालकर उस तेज वार को रोक लिया। वाह, सच में समुराई लीडर की तलवारबाजी, वो मन ही मन बोला। फिर उसने एक निंजा स्मोक बॉम्ब जमीन पर फेंकी। धुएं के बीच दांजो ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। नारुतो और ओरोचिमारू पीछा करने ही वाले थे कि आओ ने रास्ता रोक लिया। कोनोहा के 9 टेल वाले जिंचुरी की। बेहतर होगा तुम खुद बताओ कि असल में चल क्या रहा है। नारुतो थोड़ी देर चौंक गया। ये आओ वाकई कमाल का शिनोबी है, उसने सोचा। अब समझ आया कि बाद में उसे किरिगाकुरे ने अपनी स्पेशल यूनिट में क्यों लिया था। इतने में राइकागे का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लारियट ब्रोकन मिरर स्ट्राइक से सीधा नारुतो पर वार किया। नारुतो ने उसकी रफ्तार देखकर दंग रह गया, पर खुद को बचाने की तैयारी भी कर ली। तभी अचानक बीच में रेत की ढाल खड़ी हो गई। वो और कोई नहीं, गारा था। वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि नारुतो गद्दार बन गया है। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, वो दोनों समुराई अब भी जिंदा हैं? नारुतो ने सिर हिलाया। हाँ, मैं किसी निर्दोष को नहीं मारता। गारा हल्के से मुस्कुराया। तो फिर करो वो जो तुम्हें सही लगे। मुझे यकीन है तुम्हारे पास अपनी वजह जरूर है। नारुतो की मुट्ठियां कस गईं। दिल में उठी भावना शब्दों से परे थी, लेकिन राइकागे अब बेकाबू था। वो गरजते हुए बोला, पहले गारा को खत्म करूंगा, फिर उस 9 टेल वाले को। अब त्सुचिकागे ओनो की भी चुप नहीं रह सका। उसने दोनों हथेलियों के बीच एक पारदर्शी सफेद क्यूब बनाया। ये ताकत अकात्सुकी षड्यंत्रों को तोड़ सकती है और कोनोहा की लड़ने की ताकत भी घट सकती है। मेरे पास पूरा हक है कि मैं अभी इसे खत्म कर दूं। गारा चिल्लाया। नारुतो सावधान रहो। डस्ट रिलीज डिटैचमेंट ऑफ द प्रिमिटिव वर्ल्ड जुत्सु सक्रिय हुआ। एक किरण सा सफेद प्रकाश नीचे गिरा जो हर चीज को अणुओं में तोड़ देता है। पर नारुतो ने बस बाएं हाथ को उठाया और वो विनाशकारी किरण तुरंत गायब हो गई। ओनो की दंग रह गया। किसी ने मेरी डस्ट रिलीज को रोक लिया। नारुतो मुस्कुराया। आपकी डस्ट रिलीज बूढ़े सर हमेशा की तरह खतरनाक है। फिर उसने ओरोचिमारू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब हमें असली काम पर लौटना चाहिए। एक झटके में फ्लाइंग राइजन से वो दोनों गायब हो गए। सीधे वहां पहुंचे जहां दांजो भागा था। असल में नारुतो ने पहले ही दांजो की पीठ पर अपना टेलीपोर्टेशन मार्क छोड़ दिया था। इस तरह अलाइड शिनोबी कॉन्फ्रेंस फिलहाल खत्म हो गई और अब वक्त था नारुतो बनाम दांजो के आमने सामने युद्ध का। नारुतो जो अतीत में लौटा था शिसुई की आंख पाने के लिए, अब अपने लक्ष्य के बिल्कुल सामने था। दांजो ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी गिराई और धीरे धीरे अपने दाएं हाथ से पट्टियां खोल दी। उसने आदेश दिया, फू और टोरू ने आगे बढ़ो, मुझे थोड़ा वक्त दो। दोनों आगे आए जबकि वो खुद अपने दाएं हाथ के सील को खोलने लगा। नारुतो का चेहरा शांत था, आवाज ठंडी। मेरा टारगेट सिर्फ दानाजो है। अगर तुम लोग बीच में आए तो मैं रहम नहीं करूंगा। लेकिन दोनों अपने लीडर के लिए जान देने को तैयार थे। नारुतो ने ह्यूमन पाथ सक्रिय किया और एक झटके में टोरुने की आत्मा को खींच लिया। फिर उसने प्रेता पाथ का प्रयोग कर उसकी आत्मा और शरीर दोनों को निगल लिया। इसके बाद उसने एक काली रॉड सीधा फू के दिल में भोंक दी। फू की मौत तुरंत हो गई बिना किसी दर्द के। दोनों वफादार फॉलोअर्स की कुर्बानी से दांजो ने आखिरकार अपने दाएं हाथ का सील पूरी तरह खोल दिया। वो तेजी से 3 हाथ के निशान बनाते हुए सीधा नारुतो की ओर झपटा। करीब पहुंचते ही उसका असली निशाना था नारुतो का रिनेगन। नारुतो की बाईं आंख चमकी। शिनरा टेंसे भारी रिपल्सिव फोर्स से दांजो कई मीटर दूर जा गिरा, लेकिन तभी उसका शरीर धुंध में बदल गया। असल दांजो ठीक नारुतो के सामने प्रकट हुआ और उसकी बाजू पकड़कर एक कुनाई सीधा नारुतो के चेहरे पर झोंक दी। नारुतो ने आंखें मूंदी और उसी पल छाया से उसका हिडन क्लोन प्रकट हुआ। उसने दाहिने हाथ से दांजो की बांह थामी और बाएं हाथ में भयंकर रासेंगन बनाकर सीधा उसकी छाती पर दे मारा। पर दांजो के पास था इज़्ज़ानागी। वो मरकर तुरंत फिर जीवित हो गया। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, विंड रिलीज वैक्यूम बुलेट। तेज हवा की गोलियां मशीन गन की तरह चली। नारुतो मुस्कुराया। ओह, तो तुम्हें भी विंड रिलीज पसंद है। चलो अब मेरी बारी। उसने शरीर घुमाकर एक खूबसूरत स्पिन लिया और हाथ से छोड़ा। रासेन शुरिकेन। भयंकर विस्फोट हुआ। हवा का तूफान छा गया और दांजो का पुनर्जीवित हाथ फिर गायब हो गया। वो नीचे देखता हुआ बुदबुदाया, सेज मोड ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। फिर भी मेरे जीतने के चांस कम नहीं है, बस प्रेशर बनाए रखो। उसने फिर से हाथ जोड़े और गहरी सांस ली। विंड रिलीज वैक्यूम ग्रेट बुलेट। हवा के विशाल गोले उसकी ओर बढ़े, लेकिन नारुतो ने बस बाएं हाथ को आगे किया। प्रेता पाथ एक्टिव और पल भर में सारी हवा की ऊर्जा उसके हाथ में समा गई। पूरा जुत्सु गायब। कुछ राउंड्स के बाद दांजो को समझ आ गया कि सामान्य अटैक से वो नारुतो को नहीं हरा सकता। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वुड रिलीज मल्टी लेवल स्ट्राइक बाइंडिंग। चारों ओर से लकड़ी की बेलें फैल गईं और सब कुछ ढक लिया। नारुतो मुस्कुराया। ओह, तो वुड रिलीज बिल्कुल सही। मेरे पास भी एक नई चीज ट्राई करनी थी। उसने हाथ जोड़े। फायर रिलीज ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन। धरती हिल गई। चारों तरफ आग का समंदर फैल गया जिसने दांजो के लकड़ी वाले जुत्सु को पूरी तरह रोक दिया। दांजो चौंक गया। ये असंभव है। उसने मेरी वुड रिलीज को फायर रिलीज से दबा दिया। नारुतो
तो हंस पड़ा। इससे 10 गुना ताकतवर वुड रिलीज मैं झेल चुका हूं। अगर सरप्राइज देना है तो कम से कम फ्लावर सैकलिंग जैसी टेक्निक तो निकालो। उसी वक्त उसका क्लोन आग और लकड़ी के बीचों बीच कूदा और छोड़ा एक और रासेन शुरिकेन। आग और हवा की शक्ति मिलकर डांजो के वुड रिलीज को पूरी तरह निगल गई। घबराकर उसने जल्दी से हाथ जोड़े। समनिंग जुत्सु। ढेर सारे सफेद धुएं के बीच बाकू नीचे उतरता है, जिसने आग का सारा तूफान निगल लिया। लेकिन उसी के साथ बाकू की चीख हवा में गूंज उठी। धुआं छोड़ते ही वो गायब था। डांजो ने हल्की सी सांस छोड़ी। सच में कितना जिद्दी लड़का है ये। वो धीरे धीरे अपना दाहिना आंख का पट्टा खोलने लगा। अब उसका इरादा था शिसुई की आंख की ताकत इस्तेमाल करने का। लेकिन जैसे ही उसने आदतन नीचे झुककर इज़्ज़ानागी की एक्टिवेशन टाइम चेक किया, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी खुली हुई आंखों की संख्या घटी ही नहीं थी। डांजो ने ठंडी सांस ली। ये क्या इज़्ज़ानागी चला ही नहीं? तभी उसे एहसास हुआ, थोड़ी देर पहले जब उसने अपनी लिमिट से ज्यादा वुड रिलीज का इस्तेमाल किया था तो उसका चक्र अनजाने में पहले ही इज़्ज़ानागी के लिए जरूरी स्तर से नीचे गिर चुका था। तो दोस्तों, ये था What if Naruto became evil to save the world का पार्ट 3। और अगर तुम्हें लगा कि कहानी अब इंटेंस हो गई है तो बस सोचो पार्ट 4 में क्या होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और हाँ, सुपर चैट्स और कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक स्टे शिनोबी, स्टे लेजेंडरी।